हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुड मॉर्निंग भारत में बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सपा को चुनाव आयोग से मिली राहत। कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने दी सपा को माफी। सपा ने लखनऊ में वर्चुअली रैली के नाम पर किया था कार्यक्रम। अखिलेश यादव के कुनबे में भगवा खेमे की बड़ी सेंध। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में होंगी शामिल। कई दिनों से चल रही थी अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। मुंबई में इंडियन नेवी डॉकयार्ड पर युद्धपोत आईएनएस रणवीर पर ब्लास्ट। हादसे में 3 जवान शहीद, 11 घायल। ब्लास्ट को लेकर दिए गए जांच के आदेश। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति। 21 जनवरी से फिर दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए जोर देकर कहा कि गणतंत्र दिवस पर झांकी को लेकर जो भी फैसले हुए हैं वे व्यापक गाइडलाइंस के मुताबिक किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम में उन्हें शामिल होने को कहा है। राजनाथ सिंह की तरफ से ये पत्र ऐसे समय में लिखे गए हैं जब दोनों राज्यों की तरफ से झांकी के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद तमिलनाडु में उनके समक्ष एम.के. स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। केरल सहित गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि ये केंद्र द्वारा अपमान है। कुछ राज्यों की झांकियों का चयन नहीं होने पर उन राज्यों द्वारा की जा रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि ये गलत परंपरा है और झांकियों का चयन केंद्र सरकार नहीं बल्कि एक विशेषज्ञ समिति करती है। महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनावों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने 15 दिसंबर 2021 के अपने आदेश में बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना आरक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। साथ ही पीठ ने चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के अंदर 27% सीटों को पुनः सामान्य वर्ग से संबंधित घोषित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने का भी आदेश दिया था। इससे पहले राज्य सरकार ने कानून में जरूरी संशोधन कर 27% आरक्षण लागू करने के संदर्भ में अधिसूचना जारी की थी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तमाम नेता पाला बदल चुके हैं। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी नाराज चल रही है। इन सबके बीच रीता बहुगुणा जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा 12 साल से बीजेपी में काम कर रहा है, ऐसे में उसने टिकट मांगा है, ये उसका अधिकार भी है। रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा है। उन्होंने कहा, अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो वे सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। साथ ही रीता ने कहा कि ये बात उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को भी बता दी है। रीता जोशी ने कहा, अगर पार्टी ने नियम बनाया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ऐसे में अगर मेरे बेटे को लखनऊ कैंट से टिकट मिलता है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ना ही मैं 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा, मैं ये पहले ही ऐलान कर चुकी हूं। यूपी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सपा सुप्रीम और अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के बीच बातें सामने खुलकर आई हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि आज मैं डर गया तो कल को कोई भी युवा हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सारे नेता सत्ता के भूखे हैं। हमारे साथ छल हुआ और हम राजनीति को समझ नहीं पाएंगे। लोग हंस रहे होंगे कि उन लोगों ने चंद्रशेखर को बेवकूफ बना दिया, लेकिन हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं, सामाजिक परिवर्तन नहीं था। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लाखों कार्यकर्ताओं ने विपक्ष की भूमिका निभाई है। कांग्रेस पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची का ऐलान कर दिया है। राज्य विधानसभा की 44 सीटों पर 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए जारी इस सूची में 9 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने 17 दिसंबर को पहली सूची जारी की थी, जबकि दूसरी सूची को 9 जनवरी को जारी किया गया था। पहली सूची के तहत 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, आपको बता दें, जबकि दूसरी सूची के तहत 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में भी धीरे धीरे चुनावी सरगर्मी
तेज होने लगी है तो कांग्रेस भी बिना गुटबाजी के एक सशक्त पार्टी बनकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। हिमाचल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कहा कि हिमाचल में कांग्रेस एक मुख्य पार्टी के रूप में चुनाव में उतरी है, जिससे हिमाचल में हुए नगर निगम और उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी है। पर अभी भी कांग्रेस के सामने बीजेपी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आज कोई गुटबाजी नहीं है और आने वाले समय भी कांग्रेस एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकमान अगर उन्हें टिकट देती है तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजनीतिक दबाव पड़ता जा रहा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के शराबबंदी कानून को गैर जिम्मेदार बताने वाली टिप्पणी के बाद अब बिहार सरकार इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है। आगामी बजट सेशन में राज्य सरकार शराबबंदी कानून संशोधन बिल विधानसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक शराबबंदी कानून में सरकार जो मुख्य संशोधन करने की तैयारी कर रही है उसमें प्रस्ताव है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए कहीं पकड़ा जाता है तो पुलिस या मद्य निषेध विभाग के अधिकारी उसे ऑन द स्पॉट फैसला कर छोड़ सकते हैं। बिहार में कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि बार बार शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने पर जेल भेजने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि ये अभियान आज से शुरू होगा। उन्होंने कहा, जो लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं वे सपा पार्टी द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म में अपना नाम लिखाएं। ये वही नाम होना चाहिए जो मौजूदा बिजली बिलों पर आ रहा है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जिन लोगों के कनेक्शन है या जिन्हें कनेक्शन लेने हैं वे समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू हो रहे अभियान का हिस्सा बने, अपना फॉर्म भरे। इस फॉर्म में वे वही नाम लिखे जिन नाम से बिजली के बिल आते हैं। ये अभियान 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए है। मुंबई में युद्धपोत आईएनएस रणवीर में ब्लास्ट हुआ। मंगलवार देर शाम रणवीर में ब्लास्ट होने से भारतीय नौसेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय नौसेना के अधिकारी ने ब्लास्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आईएनएस रणवीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। इसी दौरान आईएनएस रणवीर में ब्लास्ट हुआ है। नौसेना के अधिकारी ने कहा, जहाज के चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया। फिलहाल इस ब्लास्ट में कोई बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आईएनएस रणवीर में ब्लास्ट कैसे हुआ इसकी जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां हॉस्टल में रहने वाली पीएचडी छात्रा से कथित तौर पर छेड़छाड़ और मारपीट की वारदात सामने आई है। पीड़िता के मुताबिक उसने आरोपी से दोस्ती करने से मना कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे दिया। आरोपी भी जेएनयू का ही छात्र बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार रात की है, जब आरोपी लड़का कैंपस के अंदर से बाइक से पहुंचा और छात्रा से छेड़छाड़ की। इससे गुस्साए आरोपी ने उससे झगड़ना शुरू कर दिया। विरोध पर आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी और इस दौरान छेड़छाड़ करते हुए उसके लिए अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोपी छात्र पर 2 वर्षों से उसका पीछा करने की बात कही है। वो लगातार दोस्ती करने के लिए उसे परेशान कर रहा है। गुजरात राजकोट के शिव शक्ति कॉलोनी में किराए के मकान में पुलिस ने प्रेगनेंसी टेस्ट के धंधे का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, पुलिस ने एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गर्भपात मशीन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि भ्रूण परीक्षण के लिए आई महिला की 5 बेटियां थी। राजकोट पुलिस की हिरासत में लिए गए आरोपी शहर के यूनिवर्सिटी रोड के शिव शक्ति कॉलोनी क्षेत्र में भ्रूण परीक्षण कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। उस समय भी आरोपी भ्रूण की जांच कर रहे थे। पुलिस ने भ्रूण परीक्षण मशीन और जेल सहित
कुल 2,90,000 का सामान जब्त किया है। पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि किसके और कितने भ्रूणों का परीक्षण किया गया और साथ ही गर्भपात भी कराया गया है। गुजरात से प्रशांत गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलंदशहर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध सशस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को मौके से कई अवैध सशस्त्र और कारतूस बनाने के उपकरणों को बरामद किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल के पीछे कुछ व्यक्ति अवैध सशस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध हथियार बनाने में शामिल एक शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। ऐसा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोग अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसके तहत हमारी स्वाट की टीम और कोतवाली देहात की टीम लगी हुई थी। इसी के मद्देनज़र इन लोगों ने धर्मपाल जो नरसेना कराने वाला है उसको पकड़ा और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हम लोगों द्वारा इस तरह के अवैध असले बनाए जाते हैं और जिनकी सप्लाई की जाती है। और सूचना पर इन लोगों ने दबिश दिया और इसमें बरामदगी हुई, जिसमें लगभग 10 बने हुए असलहे, उसमें 3 रिवाल्वर हैं और 6 तमंचे हैं और एक अदबनी एक और जो अद्धी टाइप की होती है, बड़ी बंदूक होती है, छोटी बंदूक होती है, वो है। और इसी प्रकार 13 अन्य जो अदबने असलहे हैं वो भी वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तानी सरकार फिलहाल चौतरफा परेशानियों से घिरी हुई है। इसके बावजूद पड़ोसी देशों में आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रही है। दिल्ली पुलिस की खुफिया रिपोर्ट ने एक बार से फिर इस बात को सही साबित किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 14 जनवरी को दिल्ली में गाजीपुर फूल मंडी से बरामद आईईडी को पाकिस्तान में तैयार किया गया था। इससे जमीन के जरिए या फिर समुद्री रास्ते से भारत भेजा गया। आईईडी में उमनियम नाइट्रेट RDX 9 वोल्ट की एक बैटरी और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे। सुरक्षा बलों ने करीब 3 किलो विस्फोटक नष्ट कर दिया और बाकी को जांच के लिए हरियाणा के मानेसर में नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भेज दिया। अब तक की जांच में सामने आया है कि देश की राजधानी को गणतंत्र दिवस से पहले दहलाने के लिए विस्फोटक को भारत लाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के ड्रग्स तस्करों को सौंपी गई थी। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को एक और मिसाइल टेस्ट किया। किम जोंग की सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया कि मंगलवार को टेस्ट फायर की गई मिसाइल किस तरह की थी। इससे पहले उसने 2 हाइपरसोनिक और एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया था। आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद तानाशाह किम जोंग के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि उत्तर कोरिया को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट इसलिए भी खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि उसके पास पहले से एटमी ताकत मौजूद है। वो अब तक 6 एटमी टेस्ट कर चुका है। अमेरिका में 5G सर्विसेज शुरू होने के साथ ही आपात एविएशन संकट की चेतावनी दी गई है। अमेरिका की पैसेंजर और कार्गो विमान कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने 5G सर्विस शुरू होने के 36 घंटों में संकट आने की चेतावनी दी है। AT&T और वेरिजन अमेरिका में 5G सर्विस को शुरू करने के लिए तैयार है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, साउथ वेस्ट एयरलाइंस समेत दूसरी कंपनियों के अधिकारियों ने एक पत्र में लिखा कि जब तक हमारे मेन सेंटर उड़ान भरने के लिए क्लियर नहीं हो जाते तब तक उड़ानें शुरू नहीं हो पाएंगी। गौरतलब है कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने एक चेतावनी दी है। इसके मुताबिक 5G की वजह से एयरप्लेन के संवेदनशील उपकरण जैसे अल्टीमीटर्स असर पड़ सकता है। इसकी वजह से लो विजिबिलिटी ऑपरेशन में काफ़ी परेशानी आ सकती है। AT&T और वेरिजन ने पिछले साल $80 बिलियन की नीलामी में लगभग सभी C-बैंड स्पेक्ट्रम जीते थे। दोनों कंपनियों ने इस साल 3 जनवरी को लगभग 50 हवाई अड्डों में बफर जोन बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। कंपनियां 5G सर्विसेज शुरू करने में 2 हफ्तों की देरी पर भी सहमत हुई थी। अब ये टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है, लेकिन विमान कंपनियों की चिंता अब भी बनी हुई है। जो बाइडेन अपनी लोकप्रियता को वापस पाने के लिए चीनी प्लेटफॉर्म टिकटॉक का सहारा ले रहे हैं, जिस ऐप को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई थी। दरअसल बाइडेन ट्वीट कम ही करते हैं, ऐसे में बाइडेन की पब्लिसिटी टीम टिकटॉक पर बाइडेन के वीडियो पोस्ट कर रही है। इस टीम में सोशल मीडिया एक्सपर्ट
और इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। इसके बाद टिकटॉक पर बाइडेन के वीडियो खासे वायरल होने लगे हैं। बाइडेन को इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि कुछ महीने बाद अमेरिका के राज्यों में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के लिए युवाओं के समर्थन की ज़रूरत होगी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर मेट्रो स्टेशन पर शनिवार को एक युवक ने एक 40 साल की महिला को आती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धक्का देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनहट्टन के अपर वेस्ट साइड में रहने वाली मिशेल एलिया प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी, तभी उन्हें अचानक पीछे से धक्का दिया गया और वो ट्रेन की पटरियों पर गिर गई और सामने से आती ट्रेन से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला बेहोश है और उसके शरीर पर गंभीर चोट लगी है। आरोपी की पहचान 61 वर्षीय साइमन मार्शल के रूप में की गई है और उस पर हत्या की कोशिश की धाराएं लगाई गई है। घटनास्थल से भागने के बाद आरोपी ने 1 घंटे से भी कम समय में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी साइमन मार्शल मानसिक बीमारी का शिकार है। आरोपी ने दावा किया कि उसने मिशेल को धक्का दिया क्योंकि उसने उसकी जैकेट चुरा ली थी। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। डकैती के एक मामले में उसे 2 साल की सजा हुई थी। अगस्त 2021 में वो जेल से रिहा हुआ था। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गठबंधन के फाइटर जेट्स ने मंगलवार आधी रात को यमन की राजधानी सना में हूती केंद्रों पर बम बरसाए। इन विद्रोहियों ने सोमवार को संयुक्त यूएई की राजधानी अबू धाबी पर ड्रोन अटैक किया था। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और तेल डिपो के पास किए गए हमले में 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें, सऊदी की अगुवाई वाली गठबंधन सेना और हूती विद्रोहियों के बीच लंबे वक्त से संघर्ष जारी है। इस संघर्ष की शुरुआत 2015 में हूती विद्रोहियों के यमन की राजधानी सना पर कब्जे के बाद हुई थी। सऊदी गठबंधन सेना ने इसी साल हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। इसके बाद यमन के हती विद्रोहियों और अरब देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। दुनिया में बीते दिन 20.78 लाख नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। 13.48 लाख लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 5,286 लोगों की मौत हुई है। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 3.89 लाख मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 2.38 लाख नए मामलों के साथ भारत दूसरे नंबर पर है। वहीं 2.38 लाख नए केस के साथ स्पेन तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में 458 नई मौतें दर्ज की गई है। एक्टिव केस के मामले में अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 5.68 करोड़ एक्टिव केस है। इनमें से 2.35 करोड़ अकेले अमेरिका में है। पूरी दुनिया में अब तक करीब 33.13 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 26.90 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 55.63 लाख ने जान गंवाई है। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।